नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू. प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन मतलब होता क्या है? प्रोडक्शन मतलब ऐसे फैक्ट. प्रोडक्शन फंक्शन मतलब जो हमने 11th 12th में देखा था, सेट्स एंड फंक्शंस. फंक्शंस देखा था 9th 10th 11th 12th में. तो उसी की तरह होता है एक प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि वो ये जो प्रोडक्शन है ये कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करता है. प्रोडक्शन जो आउटपुट है, हमारा आउटपुट क्वांटिटी है क्यू, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. तो ये जो रिलेशनशिप बताया है इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. दिस इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. इट्स वेरी इजी. इसका थ्योरी रीड कर लिए अगर तो समझ में आ जाएगा. नथिंग एज सच कॉम्प्लीमेंट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. तो लेट्स स्टार्ट. The production function is a statement of relationship between firm's scarce resources and the output. मतलब production function is the relationship between input and the output that results from the use of these resources. More specifically, it states technological relationship between input and output. ये क्या है? ये एक relationship between input and output है. The production functions can be algebraically expressed in the form of an equation in which output is the dependent variable and inputs are the independent variable. तो ये जो output है, ये output क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. मतलब ये और किसी पे डिपेंड करता है. और इनपुट्स क्या है? इनपुट्स आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये जो आउटपुट है ये डिपेंडेंट है. किस चीज़ पे डिपेंड है? आउटपुट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, है ना. where Q stands for the rate of output of given commodity and A, B, C, D, E, F, G are the different factors and services used per unit of time. फैक्टर्स क्या है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, है ना, रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो. तो आउटपुट क्या है? आउटपुट रेट ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट कितना प्रोडक्शन हो रहा है. एंड आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स. ठीक है. अब इस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ अजम्पशंस है. अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, क्या है? मेनली 3 अजम्पशंस है. देखेंगे कौन से. फर्स्ट वी अज्यूम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट मेजर्ड ऑफ अक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम. ठीक है. तो ये जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट का, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं हम. एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देख रहे हैं. सेकेंड, it is assumed that there is a given state of the art in the production technology. Any innovation would cause change in the relationship between the given inputs and the output. सेकेंड assumption है कि जो हमने टेक्नोलॉजी ली है वो टेक्नोलॉजी कैसी है? कोई भी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के हम चल रहे हैं. मतलब टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, अनचेंज. तो हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट, गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट को फॉलो कर रहे हैं. मतलब कोई भी एक टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं. मान लो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मोर अपग्रेडेड प्लांट मशीनरी आ गई, तो हमारा आउटपुट बढ़ सकता है, हमारा आउटपुट कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. थर्ड assumption is that whatever input combinations are included in a particular function, the output resulting from the utilization is at the maximum level. तो इनपुट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मटेरियल ए, मटेरियल बी, लेबर ए, लेबर बी, तो ऐसे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं. तो उन इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन हम ले रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन जो हम ले रखे हैं वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है. तो इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन लिया है हमने वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है. वी विल गेट दी मैक्सिमम आउटपुट. ये आपको और क्लियरिटी आएगी जब आप इंटर में कॉस्टिंग पढ़ोगे, तो उसमें और भी अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. ठीक है.
इसका डेफिनेशन दे रखा है, द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप between maximum amount of output that can be produced and the input requires to make that output. It is defined for a given state of technology, that is the maximum amount of output that can be produced with the given quantities of inputs and a given state of technology, given state of technical knowledge. ठीक है. It can also be defined as the minimum quantities of various inputs that are required to yield a given quantity of output. ठीक है, दो डेफिनेशन है, एक सीधी जा रही है और एक डेफिनेशन उल्टी आ रही है, कोई भी एक समझ लिया तो भी चलेगा. द आउटपुट टेक्स द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स. जो आउटपुट हम मेजर कर रहे हैं वो वॉल्यूम के टर्म में कर रहे हैं, मतलब क्यू मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में. And the inputs are the different factors of production, that is land, labor, capital, enterprise. To illustrate, for a company which produces beverages, the input could be fixed assets such as plant and machinery, raw materials such as carbonated water, sweeteners and flavorings, labor such as assembly line workers, support staff and supervisory. तो ये क्या है, ये एक उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया है उन्होंने. बाद में फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, for the purpose of analysis the whole array of input in the production functions can be reduced to two. अब हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हैं एनालिसिस के टर्म्स में, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स ले रहे हैं इनपुट्स के. कौन से लेबर और कैपिटल. हम इनपुट्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स लेंगे पूरे डिस्कशन में. अभी कौन से दो, लेबर और कैपिटल. हम सिर्फ लेबर और कैपिटल ये दो इनपुट्स को लेके ही आगे का पूरा डिस्कशन रखेंगे. ठीक है, अब चलो बात आती है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. हम जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं उसके दो तरह के ले सकते हैं. एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है. तो शॉर्ट रन मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, जो मान लो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, शॉर्ट पीरियड के लिए. और लॉन्ग रन मतलब जो लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल. ठीक है, तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, जो उनका डिक्शनरी मीनिंग है वही हमें देखना है. द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म कैन बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड. It is to be noted that in economic analysis, the distinction between short run and long run is not related to any particular measurement of time. In fact, it refers to the extent to which a firm can vary the amount of input in the production process. A period will be considered short run period if the amount of at least one of the input used remains unchanged during that period. Thus, short run function shows the maximum amount of goods or services that can be produced by a set of inputs, assuming that the amount of at least one of the input used remains unchanged. Generally, it has been observed that during the short period or in the short run, a firm cannot install a new capital equipment to increase the production. It implies that the capital is a fixed factor in the short run. Thus, in the short run, the production function is studied by holding the quantities of capital fixed while varying the amount of other factor. This is done when the law of variable proportion is studied. ठीक है, तो जनरली हम शॉर्ट रन मतलब समझते हैं कम पीरियड और लॉन्ग रन मतलब समझते हैं लॉन्ग पीरियड. लेकिन अभी इस डिस्कशन में शॉर्ट रन मतलब क्या हो गया कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन हमने देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से ले रहे हैं, हम सिर्फ दो ले रहे हैं, एक लेबर ले रहे हैं और एक कैपिटल ले रहे हैं. तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कैपिटल वाला फैक्टर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट. अगर कैपिटल वाला सी से कैपिटल इक्वल्स टू सी से कांस्टेंट, सी से कैपिटल इक्वल्स टू सी से कांस्टेंट है, सी से कैपिटल इक्वल्स टू सी से कांस्टेंट है, तो ऐसे पीरियड को, ऐसे टेन्योर को हम बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इसे हम कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो क्या होता है कि हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा ली है, उसकी कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स.
अब हम क्या करेंगे, 50,000 यूनिट्स का कैपेसिटी है, हम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसा धीरे धीरे हमारा कैपेसिटी बढ़ाएंगे और 40-50 के अराउंड साल 2 साल 3 साल चलाते रहेंगे। क्या ऐसा है क्या कि हम एकदम से आज हमने जनवरी में 50,000 कैपेसिटी का मशीन लगाया 10 लाख रुपये का, अगले महीने में और एक 50,000 का लगा लेंगे और 10 लाख रुपये खर्च कर देंगे, फिर और एक 50,000 का लगा लेंगे और 10 लाख खर्च कर देंगे? नहीं ना। हमारे पास कैसे है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कैपिटल हम चेंज करेंगे लेकिन कैसा, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में। एक बार 50,000 की कैपेसिटी की मशीन लगा दी, मतलब 10 लाख रुपया हमने मशीन में लगा लिया, तो वो 2 4 5 साल तो भी चलाएंगे। फिर जब हम जो हमारा फिक्स्ड कैपेसिटी है, जब ये फिक्स्ड कैपेसिटी को मतलब जो कैपिटल लगा है उसे जब हम चेंज कर देंगे, अगर हम, अच्छा चलो ठीक है, तो हमने देखा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब क्या है कि जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, जब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे हम चेंज करते हैं, मतलब लॉन्ग रन में क्या होगा, इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्केल्ड अप और स्केल डाउन। मतलब अगर हम चाहे तो लॉन्ग रन में 10 लाख का और एक मशीन ला सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2 4 साल बाद लाएंगे और एक मशीन ला सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट रन मतलब एक, शॉर्ट रन में क्या होता है कि एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन द लॉन्ग रन। द लॉन्ग रन इज, the production function can also be studied in the long run. The long run is a period of time in which all the factors of production are variable. Highlight करना है, most important. Long run is a period of time in which all the factors of production are variable. It is a time period when the firm will be able to install new machine, और एक 10 लाख का मशीन ला लिया, and capital equipments apart from increasing the variable factors of production. देखो जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो कैपिटल इक्विपमेंट है ना उसे भी हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब लॉन्ग रन में हर एक चीज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम हर चीज़ को कम कर सकते हैं, हर चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन shows the maximum quantity of a good or services that can be produced by a set of inputs, assuming that the firm is free to vary the amount of all the inputs being used. The behavior of a production when all the factors are varied is a subject matter of the law of return to scale। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है अभी हम देखेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉब डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पर एज सच कोई ग्रेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और देखते हैं, a famous statistical production function is Cobb-Douglas production function. And C.W. Cobb of the USA studied the production function of the American manufacturing industries in its original form. This production applies not to an individual firm but to the whole of the manufacturing in the United States. In this case, output is manufacturing production and input used are labor and capital. तो काउब डगलास ने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया है वो कैसा दिया है, Q इक्वल्स टू के एल रेस टू पावर ए सी रेस टू पावर 1 - ए। Q क्या है, क्वांटिटी है, L क्या है, लेबर है, C क्या है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है, K एंड A आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो k है, k कांस्टेंट है और ये जो a है वो a कांस्टेंट है। ठीक है, इसे याद कर लेना है फॉर्मूला को,
इस पे कोई न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस एक बार देख के रख लो इसको। मतलब एग्जाम में अगर दे दिया काउप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज डिनोटेड बाय, चार ऑप्शन दे दिए, तो इस फंक्शन को, इस फॉर्मूला को देख के हमें याद आ जाना चाहिए कि काउप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, one of the most important and interesting part of the topic, the law of variable proportion, the law of variable proportion or the law of diminishing return। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिसे हम कहते हैं, तो ये भी दो तरह से समझेंगे, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो पहले शॉर्ट रन समझते हैं। इन द शॉर्ट रन द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स आर स्टडीड विद वन वेरिएबल इनपुट विद ऑल अदर इनपुट्स हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इनपुट, कोई भी एक इनपुट को वेरिएबल पकड़ रहे हैं। शॉर्ट रन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इनपुट को वेरिएबल पकड़ रहे हैं और बाकी सारे इनपुट्स को हम क्या समझ रहे हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे हम कंफ्यूजन होने नहीं देंगे, काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या हो रहा है कि हम एक द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स आर स्टडीड विथ वन वेरिएबल इनपुट विथ ऑल दी अदर इनपुट्स हेल्ड कांस्टेंट। सिर्फ एक इनपुट को हम वेरिएबल पकड़ रहे हैं, बाकी सारे इनपुट्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। द लॉ ऑफ प्रोडक्शन अंडर दिस कंडीशंस आर known under various name as a law of variable proportion, as the behavior of output is studied by changing the proportion in which the inputs are combined। the law of returns to a variable input, देखो law of returns to variable input, law of variable proportion, law of diminishing return, एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं। law of variable proportions, law of returns to a variable input and law of diminishing return। याद रखना है, तीनों मतलब एक ही है, तीनों एक ही है। The law states that as we increase the quantity of one input which is combined with the other fixed input, the marginal physical productivity, बचपन में प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशनल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं of the variable input must eventually decline। In other words, an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of extra input will become less and less। देखो पहली बात तो क्या किया हमने, सिर्फ एक फैक्टर को, ओनली वन फैक्टर को हमने क्या किया, वेरिएबल। ठीक है, अदर फैक्टर्स को हमने कर दिया कांस्टेंट। एक फैक्टर को हमने कर दिया वेरिएबल, अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब जैसे कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो मान लो पहले एक यूनिट लगाया है, ठीक है, फिर एक से दो यूनिट, दो से तीन यूनिट, तीन से चार यूनिट, चार से पाँच यूनिट। ठीक है, अदर फैक्टर्स कैसे, कांस्टेंट है। जब हम एक से दो यूनिट पे गए तो हमारा आउटपुट 10 यूनिट से बढ़ गया। मतलब हमने ये केजी है समझो, हमने इनपुट 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg ऐसा बढ़ाते गए। तो जैसे ही हमने इनपुट 1 kg से 2 kg किया तो हमारा आउटपुट 10 यूनिट से बढ़ा। फिर जैसे ही हमने 2 से 3 kg पे गए तो हमारा आउटपुट बढ़ा लेकिन 9 यूनिट से बढ़ा। फिर हमारा आउटपुट 7 यूनिट से बढ़ा। फिर हमारा आउटपुट 4 यूनिट से बढ़ा। तो हमारा आउटपुट बढ़ तो ला रहा है लेकिन कैसा, डिमिनिशिंग हो रहा है। बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। पहले 10 यूनिट से बढ़ा, फिर 9 यूनिट से बढ़ा, फिर 7 यूनिट से बढ़ा, फिर 4 यूनिट से बढ़ा। तो इट्स इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, इट्स इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं, ये जो चेंज है, डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे मार्जिनल।
उसे हम कहेंगे मार्जिनल। अभी ये इस एग्जांपल में नहीं समझेगा, अभी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन प्रिंट है उसको देख के हमें समझ में आएगा। बिफोर डिस्कसिंग दिस, ठीक है, तो इस लॉ को समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स जान लेना ज़रूरी है। तो पहली टर्मिनोलॉजी है टोटल प्रोडक्ट। The first terminology used is total product. Total product is the total output resulting from the efforts of all the factors of production combined together at any time. If the inputs of all but one factors are held constant, the total product will vary with the quantity used of the variable factor. Column 1 of table 1 represents the quantity of the variable factors and used along with the factors whose quantity is held constant, and column 2 represents the total product at various levels of use of variable inputs. देखो हमने क्या किया, जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट कर दिया। देखो बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, स्टडी में हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं, दो में से भी एक फैक्टर को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। और जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, लेबर, ये वेरिएबल है। जब हमने एक क्वांटिटी का लेबर लिया तो 100 का आउटपुट आया। जब हमने 2 लेबर लिए तो हमारा 210 का आउटपुट आया। जब हमने 3 लेबर लिए तो 330 का आउटपुट आया। 4 लेबर लिए तो 440 का आउटपुट आया। 5 लेबर लिए तो 520 का आउटपुट आया। मतलब सर जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, एक यूनिट लेबर लिया तो 100 का आउटपुट आया। उसी तरह जब 2 लेबर लिया तो आउटपुट 210 हुआ। 5 लिया तो 520 हुआ। ठीक है, 5 लिया तो 520 हुआ। अब इसी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 1, तो ये कैसे आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, कॉलम 2 डिवाइड बाय कॉलम 1। तो एवरेज देखो, पहले का आ रहा है 100, दूसरे का आ रहा है 105, तीसरे का आ रहा है 110, फिर 110, फिर डिमिनिश होने लगा है, फिर डिमिनिश होने लगा है। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, 100 माइनस 0 100, 210 माइनस 100, 210 माइनस 100 कितना आ रहा है, 110। 330 माइनस 210, 330 माइनस 210 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा मार्जिनल रिटर्न कैसा हो रहा है, एक्स 100 था, फिर वो बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा और फिर नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, ये डिटेल में भी आपको समझ में आएगा, आगे फिगर देखोगे तभी हमें डिटेल में समझ में आएगा। अभी एक रफ ओवरव्यू ले लो कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने 2 ही लिए हैं, उसमें से भी एक फैक्टर को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, दूसरा फैक्टर है लेबर। तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट एक लेवल तक बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है। ठीक है, और उसी तरह हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ रहा है, फिर एकदम से कम होने लगा है। ठीक है, अब इसे हम जब देखेंगे इस फिगर के फॉर्म में तब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएंगी, आपको ये फिगर देखने के बाद में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, we find that 1 unit of labor is employed along with other factors of production. The total product is 100. When 2 units are employed, 210. Total product goes on rising as more and more units of labor are employed. With 10 units, total product is 750. लेकिन जब 11th यूनिट हम लगा देते हैं तो आउटपुट हमारा फॉल हो जाता है ड्यू टू निगेटिव रिटर्न फ्रॉम 11th यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, क्या हो गया, कोई भी काम कर रहे हैं तो जैसे ही हमने लेबर, जैसे कि अभी ये हमारा लॉन है, ये लॉन हमें क्लीन करवाना है, तो हमने एक लेबर लगाए तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, 2 लेबर लगाए तो टाइम और कम होगा, 3 लगाए तो टाइम और कम होगा, 4 लगाए तो टाइम और कम होगा, आउटपुट हमारा अच्छा आते जाएगा। लेकिन इतने से फार्म में, इतने से लॉन में अगर हमने और लेबर ऐड करते गए तो फिर क्या हो जाएगा, क्यास हो जाएगा। जगह कम है, उस छोटे से काम के लिए हमने और भी मैन पावर लगा दी तो क्या होगा, क्यास होगा।
केओस होगा तो एक लेवल के बाद में हमारा आउटपुट गिरने लगेगा, एक लेवल के बाद में हमारा आउटपुट गिरने लगेगा। वो हमारे एग्जाम्पल पे 11th वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो 670 डिवाइड बाय 7, 720 डिवाइड बाय 8, 750 डिवाइड बाय 983.3। तो ये है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसका अभी उस फिगर में, उस ग्राफ में बहुत काम है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं और इन तीनों के भरोसे पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझ लेना है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट हमको पता है, आगे का यूनिट माइनस पीछे का यूनिट, n माइनस n माइनस वन, nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूनिट ऑफ n माइनस वन यूनिट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी वाला ही कंसेप्ट है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के बीच का हमें रिश्ता देखना है। कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 में क्या रिलेशनशिप है हमें वो देखना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली हम फिगर के थ्रू देखते हैं। चलो एक बार ये रीड कर लेते हैं। बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स आर डिराइव फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो एवरेज प्रोडक्ट का भी कैसे आया, टोटल प्रोडक्ट से आया। कैसे, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया हमने लेबर से, है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसे आया, आगे का टोटल प्रोडक्ट माइनस पीछे का टोटल प्रोडक्ट, आगे का टोटल प्रोडक्ट माइनस पीछे का टोटल प्रोडक्ट। तो दोनों भी चीज़ें कहाँ से डिराइव हुई है, टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे आया वो बता दिया, बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आया वो बताया। The relationship between average product and marginal product can be summed up as under: when the average product rises as a result of an increase in the quantity of variable input, marginal product is more than the average product. When the average product is maximum, marginal product is equal to average product. In other words, marginal product curve cuts the average product curve at its maximum. When the average product falls, मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ लेस देन दी एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब बाउंसर गई है, समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई है तो अभी फिगर जो हम देखेंगे उससे हमें समझ में आएगा। जो फिगर अभी हम देखने वाले हैं उससे हमें समझ में आएगा कि क्या बोल रखा है, इनके रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है। When all the factors of production cannot be increased or decreased simultaneously, हम क्या कर रहे हैं, एक ही फैक्टर को वेरिएबल रख रहे हैं, बचे हुए फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। इसके अजम्पशंस क्या है, चलो पहले एक बार समझ ही लेते हैं क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। टेंग टेडिंग टेडिंग टेडिंग, ध्यान देना है। हमने क्या किया है, ऑल फैक्टर्स को कांस्टेंट ले लिया है, सिर्फ एक फैक्टर को हमने क्या किया है, वेरिएबल। एक फैक्टर को हमने अज्यूम किया है वेरिएबल, जो कि हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है, और वाई एक्सिस पे बता रहा है हमें हमारा आउटपुट, वाई एक्सिस पे आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। शांत दिमाग से एक लंबी गहरी सांस लेनी है, उसे छोड़ना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, और एक बार एक लंबी गहरी सांस अंदर बाहर। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको अपने बॉडी में ले लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने वेरिएबल फैक्टर लिया, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया। तो जैसे जैसे देखो, जब हमने ज़ीरो है तब हमारा आउटपुट सब ज़ीरो है। जैसे जैसे हमने फैक्टर्स बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम वेरिएबल जो फैक्टर है उसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आउटपुट पे क्या असर आएगा वो हम देखेंगे। तो देखो जैसे जैसे हम फैक्टर्स ऑफ इनपुट बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं,
वैसे वैसे देखो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है ना, एकदम हाई स्पीड में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्ट एकदम हाई स्पीड में बढ़ रहा है। ओके, तो एक लेवल तक के हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हाई स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सी लेवल तक के? ये पॉइंट एन तक के, पॉइंट एन तक के हमने देखा कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो एकदम हाई स्पीड में बढ़ा। पॉइंट एन तक के हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो एकदम हाई स्पीड में बढ़ा। फिर बाद में पॉइंट एन से लेके पॉइंट एम तक के, पॉइंट एन से लेके कलर चेंज नहीं हो रहा, फिर पॉइंट एन से लेके, ठीक है, पॉइंट एन तक के हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, और कैसे बढ़ा? स्पीडीली बढ़ा। फिर उसके बाद में पॉइंट एन से लेके पॉइंट एम तक के हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ा। देखो गौर फरमाना मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट हमारा ग्रीन में भी बढ़ रहा था, येलो में भी बढ़ रहा था, लेकिन ग्रीन में जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था वो हाई स्पीड से बढ़ रहा था। फिर येलो में जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एट पॉइंट एच, फिर ये एक पॉइंट आया पॉइंट एच, इस पे हमारा टोटल प्रोडक्ट एकदम मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद मतलब ये जो पॉइंट एच है, या यूँ कहूँ ये जो पॉइंट एम है, उस पॉइंट एम के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा। उस पॉइंट एम के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा। इस पॉइंट एम के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो ग्रीन वाला रीजन है ओ से लेके एन तक के, तो इस टाइम में हमारा जो आउटपुट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इस रीजन में हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, है ना, एकदम हाई स्पीड में हमारा आउटपुट बढ़ा है। फिर बाद में एन से लेके एम तक के हमारा आउटपुट बढ़ तो रहा था, मतलब ये जो येलो रीजन है हमारा आउटपुट बढ़ तो रहा था लेकिन कम स्पीड में बढ़ रहा था। फिर बाद में m से लेके x वाले रीजन में हमारा आउटपुट गिर गया, हमारा आउटपुट गिर गया। मतलब ये जो ग्रीन कलर है उसमें हमारा आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद में ये जो येलो रीजन है उसमें हमारा आउटपुट बढ़ा तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उसके बाद में ये जो ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन में हमारा आउटपुट गिरने लगा। आई बात समझने? ब्लू रीजन में हमारा आउटपुट गिरने लगा। ठीक है, यही बात हमने फिगर में देखी, यही बात हमने इस टेबल में देखा कि देखो पहले हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसा है, बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सीधा डबल हो गया। देखो ग्रीन पार्ट डबल हो गया, सीधा डबल हो गया, 100 यूनिट से बढ़ रहा है ना। फिर बाद में कैसा आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे 50 अंक 30 अंक। फिर एक पॉइंट आया एच, जो हमारे फिगर में एच पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे जाके वो स्टेबल हो गया। और फिर उसके बाद में वो गिरने लगा, उसके बाद में वो गिरने लगा। उसके बाद वो गिरने लगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तक के हमारा आउटपुट टोटल प्रोडक्ट काफ़ी स्पीडीली बढ़ा ग्रीन रीजन में, फिर येलो रीजन में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, और ब्लू रीजन में वो गिरने लगा।
वही चीज़ हमने इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन की है, ठीक है, वही चीज़ हमने इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन की है। तो इसे हमने 3 नाम दे दिए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इज इट क्लियर? लंबी गहरी सांस लो, छोड़ दो। ठीक है, ये था अभी टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर हुआ हमने वो देखा। अभी हमने सिर्फ टोटल प्रोडक्ट समझा है। टोटल प्रोडक्ट पे एक जो वेरिएबल फैक्टर था हमारा, एक जो वेरिएबल फैक्टर था उसका टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर हुआ है हमने देखा है। तो हमने देखा कि स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट स्पीडीली बढ़ता है, स्टेज 2 में धीरे धीरे बढ़ता है, और स्टेज 3 में वो गिरने लगता है। ये क्या चीज़ देखी हमने? टोटल प्रोडक्ट का देखा, ठीक है, ये हमने देखा टोटल प्रोडक्ट का। अब देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट का कैसा होता है। एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, 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 ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है, पॉइंट एन, मतलब पॉइंट एस, उसके बाद वो गिरने लगता है, गिरने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो वो बढ़ रहा है, फिर बढ़ने के बाद में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद वो गिरने लगता है, उस पॉइंट के बाद वो गिरने लगता है, ठीक है। तो ध्यान में देने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट है एस, जिसके बाद वो गिरने लगता है, अगर उसे हम ऊपर लेके जाए तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है हैविली एकदम हाई स्पीड से बढ़ रहा था। तो मतलब जहाँ जहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्ट हाई स्पीड से बढ़ता है वहाँ तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जैसे ही हमारे टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की स्पीड थोड़ी नॉर्मल हुई, उसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा, उसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा। आई रिपीट, स्टेज 1, स्टेज 1 क्या है? हमारा टोटल प्रोडक्ट एकदम हाई स्पीड से बढ़ रहा है, तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है? हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। फिर स्टेज 2 में क्या हो रहा है? हमारा टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा स्टेज 2 में एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा है, ठीक है। स्टेज 2 में हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा है, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रोडक्ट का कर्व। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। इसके बाद हम देखेंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व कैसा है? मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व स्टेज 1 में बढ़ रहा है, एकदम हाई स्पीड से बढ़ रहा है, फिर स्टेज 1 में ही वो रिवर्स हो जाता है, स्टेज 1 में ही वो रिवर्स हो जाता है। और जहाँ पे स्टेज 1 ख़त्म होता है, जहाँ पे स्टेज 1 ख़त्म होता है, मतलब ये जो लाल लाइन है, जहाँ स्टेज 1 ख़त्म होता है वहीं पे वो एवरेज प्रोडक्ट को इंटरसेक्ट करता है, वहाँ वो एवरेज प्रोडक्ट को इंटरसेक्ट करता है और गिरने लगता है। स्टेज 1 में ही उसने रिवर्स पकड़ लिया, जहाँ वो एवरेज प्रोडक्ट को कर्व, जहाँ स्टेज 2 स्टार्ट होता है वहाँ वो एवरेज प्रोडक्ट को कट करता है, और जहाँ थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, थर्ड स्टेज मतलब जहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लग रहा है, जिस स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है वैसे टाइम पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। आई रिपीट, जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा है, मतलब थर्ड स्टेज की शुरुआत में हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा है, जहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा है वहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। देखो, जहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा है, 750 से 740 आया है, मतलब यहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा है, तो यहाँ देखो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव, है ना। तो मतलब थर्ड स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरता कब है?
थर्ड स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरता है, तो इसका मतलब थर्ड स्टेज में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव। थर्ड स्टेज में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, वो उसके आंसर देना है। टोटल कितने स्टेजेस है हमारे, 3 स्टेजेस है। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टेज 1 में कैसा है, स्टेज 1 में सर हमारा टोटल प्रोडक्ट हाई स्पीड में बढ़ रहा है, हाई स्पीड में बढ़ रहा है। स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट को क्या हो रहा है, स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे से बढ़ रहा है। स्टेज 1 में हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसा है, ऊपर 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 इन दी एयर। स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट कैसा है, धीरे धीरे से। स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट कैसा है, गिर रहा है ना। स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है। ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट, स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। स्टेज 2 की शुरुआत में हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा है। स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, स्टेज 2 में एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर एक लेवल के बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपको 2 बार 3 बार देखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट हाई स्पीड में बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1, उसे हम बोलते हैं स्टेज 1। तो जहाँ पे स्टेज 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे स्टेज 2 की शुरुआत होती है, वहाँ पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगता है। याद रखना है आपको, जहाँ स्टेज 2 की शुरुआत हुई वहाँ हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगा। इतना ही नहीं, जहाँ स्टेज 2 की शुरुआत है वहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट वहाँ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन आएगा, एट द एंड ऑफ स्टेज 1 डैश एंड डैश इंटरसेक्ट्स ईच अदर। तो स्टेज 1 की एंड पे कौन इंटरसेक्ट करता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज 1 की एंड पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी का मतलब है कि स्टेज 2 के बिगिनिंग पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, और इसी का मतलब है स्टेज 2 की बिगिनिंग पे हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब स्टेज 3 की बात लेते हैं। तो स्टेज 3 में क्या हो रहा है, हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। स्टेज 3 में क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। और स्टेज 3 में क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो एट द एंड ऑफ स्टेज 2, एट द एंड ऑफ स्टेज 2 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। एट द एंड ऑफ स्टेज 2 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। और स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया और टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा, है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा। अच्छा, अब ये बताना कि एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। गांठ बांध लेनी है, याद रखना है, एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों, टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव जाएगा क्या, टोटल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो हम प्रोड्यूस करेंगे, या एकदम कम फैक्ट्री बंद कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर दिए तो 0। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वही तो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, तो वो कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, स्टेज 3 की बिगिनिंग में, स्टेज 3 के बिगिनिंग में। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये जो अभी हमने पढ़ा, इस लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। समझ में आया है क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है, काफ़ी अच्छा लॉ है। इसे आपको 2-3 बार रिवाइंड कर करके देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पीछे के अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या पकड़ रहे हैं हम, कांस्टेंट पकड़ रहे हैं।
देयर मीन्स भी सम इनपुट हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, ज़रूर है, हम बहुत सारे इनपुट्स को फिक्स्ड ही रख रहे हैं. द लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज इन फिक्स प्रपोर्शन टू yield द आउटपुट. मतलब मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स का प्रपोर्शन फिक्स्ड होता है कि 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चावल डालना है. अगर ऐसा फिक्स है, खीर बनाने की अगर रेसिपी फिक्स्ड है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा. तो ऐसी चीज़ जहाँ पे इनपुट्स का प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा. पहला हमने पकड़ा टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होना, दूसरा हमने पकड़ा कि कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होना, तीसरा हमने पकड़ा कि अगर जो इनपुट्स का प्रपोर्शन है अगर वो फिक्स्ड रहेगा, अगर फिक्स्ड प्रपोर्शन में इनपुट्स लगाने ज़रूरी है तो ये लॉ काम नहीं करेगा. वी कंसिडर ओनली द फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट. देखो फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की कोई बात नहीं कर रहे हम. ठीक है, तो ये 4 अजम्पशंस थे, इम्पॉर्टेंट है. The behavior of output when the varying quantity of one factor is combined with the fixed quantity of the other can be divided into 3 different stages. ये आपको रीड करना है जो 3 डिफरेंट स्टेजेस मैंने बताई है. ठीक है, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. इस स्टेज में हमारा जो रिटर्न है वो कैसा है, इंक्रीजिंग रिटर्न. तो स्टेज 1 को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. रीड करना है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है मुझे व्हाट्सएप करना है. अब इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स बिकॉज इन द बिगिनिंग the quantity of fixed factor is abundant relatively to the quantity of the variable factor. As more units of the variable factors are added to the constant quantity of the fixed factor are more intensively and effectively utilized. The efficiency of the fixed factors increases as additional units of the variable factors are added to them. This causes the production to increase at a rapid rate. ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया है मशीन का. अब मान लो हमने मशीन लाई है 1 लाख यूनिट्स की, तो क्या डे 1 पे हम 1 लाख यूनिट्स चला पाएंगे, क्या नहीं. तो इसका मतलब है शुरुआत में हम सिर्फ 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000 का ही इनपुट दे रहे हैं. तो इसका मतलब हमारी जो फिक्स्ड असेट है, हमारा जो कैपिटल है, वो थोड़ा अनयूटिलाइज्ड है अभी. तो जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, हमारा इंक्रीजिंग रेट पे हमारा ग्रोथ हो रहा है, फास्ट ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, तो इफ़िशियंसी हमारा जो ये स्टेज है, ये स्टेज पे इनएफिशिएंट है. लेकिन जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाते जा रहे हैं हमारी मशीन की कैपेसिटी हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. कैन बी इफिशिएंटली ऑपरेटेड व्हेन 4%. अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल है, आपको रीड करना है. ठीक है, एक लेवल तक के हमारे मशीन की यूटिलिटी अच्छी होगी, हमारा इफ़िशियंसी अच्छा रहेगा. कैन बी इफिशियंटली ऑपरेटेड व्हेन द 4 persons are working on it, and if in the beginning we are operating it only with the 3 persons, the production is bound to increase if the 4th person is also put to the work on the machine, since the machines will effectively utilize to its optimum. This happens because in the beginning some amount of the fixed factors remain unutilized, and therefore when the variable factor is increased, fuller utilization of the fixed factor becomes possible. ठीक है, हमने क्या किया, हमने शुरुआत में 1 लाख की मशीन थी लेकिन हम सिर्फ 20,000 बना रहे हैं, तो अंडर यूटिलाइजेशन है. तो जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है. इन्होंने एग्जांपल दिया एक मशीन जिसे 4 लोग लगते हैं चलाने के लिए, अभी हम 3 लोगों से ही उसे चला रहे हैं, तो वो आउटपुट देंगी लेकिन कैसे रहेंगी, ऑप्टिमम आउटपुट नहीं देंगी. वैसे ही जैसे ही 4th पर्सन आ जाएगा तो वो क्या देंगी, ऑप्टिमम आउटपुट देगी. ठीक है, तो इसलिए स्टेज 1 में क्या होता है, हमारा रिटर्न इंक्रीज होता है, इसलिए कहते हैं इसे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. स्टेज 2, जस्ट अ मिनट.
स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, हमारा रिटर्न बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट एच। ठीक है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये आपको रीड करना है क्यों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाई वी गेट द डिमिनिशिंग रिटर्न after a certain amount of variable factor has been added to the fixed quantity of that factor. As explained above, increasing return occurs primarily because of more efficient use of fixed factor, as more units of the variable factors are combined to work with it. Once the point is reached at which the amount of variable factor is sufficient to ensure efficient utilization, any further increase in the variable factor will cause marginal and average product to decline, because the fixed factors then becomes inadequate relative to the quantity. देखो, एक मशीन थी, उसमें 4 लेबर लगते हैं अपने सिर्फ 3 लगा है, ठीक है, तो वो आउटपुट देंगी लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे हमने 4th लेबर लगाए तो वो फटाक से हमारा आउटपुट बढ़ेगा। स्टेज 1, ये क्या है, 4th लेबर लगाया मतलब हमारा भी स्टेज 1 चल रहा है, हमारा आउटपुट इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। फिर हमने क्या किया, हमारी मशीन तो वही कांस्टेंट है, हमने और जो वेरिएबल इनपुट है वो हमने और बढ़ा दिया, 5th लेबर और लगा दिया। अब क्या होगा, मशीन तो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गई है, 4थे लेबर के बाद ही मशीन फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गई है, लेकिन अब हमने एक लेबर और लगा दिया है, तो उसकी वजह से सारे लेबर थोड़े थोड़े अनयूटिलाइज्ड हो गए। जो काम 4 लोग कर रहे थे अब वो 5 लोग कर रहे हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा काम बढ़ गया है। तो हमारा आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए नील ही रहेगा। If the 5th person is put to on the machine, his contribution will be nil. In other words, marginal productivity will start diminishing. मतलब ये जो पॉइंट एच है उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा रेट से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एक मिनट, ये इसमें थोड़ा चेंज ये लेना है कि हमारा हाई स्पीड से ग्रोथ कहाँ हो रहा है, पॉइंट एफ तक की हो रहा है, पॉइंट एफ तक की हो रहा है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है। पॉइंट एफ के बाद में हमारा ग्रोथ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग गया है। हमारा हाई स्पीड पे ग्रोथ हो रहा है कहाँ तक, पॉइंट एफ तक, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन। वहीं पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। फिर पॉइंट एफ के बाद में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगा। पॉइंट एफ के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगा, ठीक है। पॉइंट एफ को बोलेंगे जहाँ पे हमारा हाई स्पीड है उसे बोलेंगे, जहाँ से हमारा हाई स्पीड डिमिनिशिंग रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लाइक दैट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न रेस्ट अपॉन द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, just as the average product of the variable factors increases in the first stage when better utilization of fixed indivisible factor is being made, so the average product of the variable factors diminishes in the second stage when the fixed indivisible factor is being worked to। देखो, मशीन जो है वो कैसा है, इंडिविजिबल है। ऐसा है क्या कि हम आधी मशीन पे काम कर सकते हैं, नहीं, मशीन तो पूरी है, एक ही मशीन है, तो वो कैसा होता है, इंडिविजिबल। जब 5वां यूनिट और लगा लिए, 5वां वेरिएबल फैक्टर और लगा लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स थे उनका काम हल्का हो गया। तो ये थोड़े वेरिएबल फैक्टर्स थोड़े अंडर यूटिलाइज्ड हो गए। अब वेरिएबल फैक्टर्स अंडर यूटिलाइज्ड हो गए, इसलिए हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है, इसलिए हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है। और स्टेज 3 में आता है हमारा नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न क्यों आता है, an important question is in which a stage a rational producer will seek to produce, नहीं sorry, as the amount of the variable factor continues to be increased, a constant quantity of other
A stage is reached when the total product declines and the marginal product becomes negative. This is due to the fact that the quantity of the variable factors becomes too excessive relative to the fixed factor, so that they get in each other's way with the result of the total output. मतलब 4 लेबर चाहिए थे, हमने लगा दिए 5, तो हमारा प्रोडक्ट आउटपुट थोड़ा कम होने लगा. हमने लगा दिए 6 लेबर, हमने लगा दिए 7वां लेबर, हमने लगा दिया 8वां लेबर, तो क्या होगा, केओस हो जाएगा. सब एक दूसरे के काम में अड़चन देने लगेंगे और उस वजह से हमारा आउटपुट गिरने लगेगा. उस वजह से हमारा आउटपुट गिरने लगेगा. मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 3, एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 3 हमारा मार्जिनल रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा और टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगेगा, टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगेगा. ठीक है. सो इट वाज वेरी 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 सिंपल. स्टेज 1 टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है पॉइंट एफ तक के, उसके बाद में भी बढ़ रहा है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे. पॉइंट एफ तक के हमारा मार्जिनल रिटर्न पॉजिटिव है, उसके बाद में मार्जिनल रिटर्न गिर रहा नहीं, एफ तक के मार्जिनल रिटर्न बढ़ रहा है, उसके बाद मार्जिनल रिटर्न गिर रहा है. मार्जिनल रिटर्न नेगेटिव कब है, स्टेज 2 की एंड पे, जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट है. हाईएस्ट पॉइंट के बाद में टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है. एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे स्टेज 2 का बिगिनिंग है. ठीक है, सिंपल है. अब आपका $1,000,000 क्वेश्चन है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप क्या पसंद करोगे. आप स्टेज 1 पसंद करोगे, स्टेज 2 पसंद करोगे या स्टेज 3 पसंद करोगे. आपका क्वेश्चन है, आप स्टेज 1 में ऑपरेट करना पसंद करोगे, स्टेज 2 में ऑपरेट करना पसंद करोगे या स्टेज 3 में ऑपरेट करना पसंद करोगे. आपका ऑप्शन क्या है, आपका आंसर क्या है, आप कौन से स्टेज में ऑपरेट करना पसंद करोगे. मैं तुरंत आंसर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दो, आप आपका ब्रेन यूज़ करो और फिर प्ले करो, रिज्यूम करो और फिर देखो सही आंसर क्या है. आपको वीडियो को पॉज करना है, आपका दिमाग चलाना है कि आप कौन से स्टेज में ऑपरेट करना चाहोगे. ठीक है, वीडियो पॉज, रिज्यूम. आप ऑपरेट करोगे स्टेज 2 में. वंशिता का आंसर आ रहा है सर स्टेज 1 में ऑपरेट करेंगे, क्यों. अच्छा, पहले स्टेज 3 में ऑपरेट करेंगे क्या, इसमें कोई दो मत है क्या, नहीं. स्टेज 3 तो कैंसिल ही है, क्यों, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है. वंशिता कहती है सर स्टेज 1 में ऑपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है सर, हाई स्पीड में ग्रो कर रहे हैं हम दौड़ना चाहते हैं सर, रुकना नहीं चाहते. ठीक है, लेकिन रौनक सर बोल रहे हैं नहीं, हम स्टेज 2 में ऑपरेट करेंगे, वी विल ऑपरेट इन स्टेज 2. वाई, बिकॉज स्टेज 1 में क्या है, हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है. स्टेज 1 में हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है. जहाँ 4 लेबर लगने थे हमने 3 ही लगाए, उस वजह से हमारा प्लांट एंड मशीनरी अंडर यूटिलाइज चल रहा है. स्टेज 2 में है क्या है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स भी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं. भले ही ग्रोथ धीरे हो रहा है, हमें ज़रूरी थोड़ी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जितना रिसोर्सेज हमने लगाया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या. तो स्टेज 2 में उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो इसीलिए हम ऑपरेट करेंगे स्टेज 2 में. तो ये आपको पढ़ना है, स्टेज ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको यहाँ तक पढ़ना है. यहाँ तक पढ़े बगैर आपको इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ना BCK पढ़ना है ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है. इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूज कर जाओगे. तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया, आज जितना भी हमने पढ़ाया है उसे 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसे 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और फिर ही आगे बढ़ना है. जितना भी हमने आज पढ़ाया है उसे 2 बार 3 बार पढ़ना है, फिर ही आगे बढ़ना है. अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ना है. वीडियो को 2 बार देखना है आपको, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है. और इसके बाद हमारा 4th टॉपिक नहीं, इसके बाद कॉस्ट बचा है अभी. ठीक है, ये टॉपिक तो थोड़ा सा ही बचा है, एक लेक्चर में 30-35 मिनट्स में वो हो जाएगा.
30-35 मिनट्स में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट का टॉपिक चलेगा और फिर हमारा फोर्थ टॉपिक, फिर उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट, और फिर स्टार्ट होगा बीसीके। बीसीके को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक एक दिन में भी हम बीसीके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।